हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 14। इससे पहले मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 13 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लास्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किन किन मेथड्स के द्वारा होता है, उसी को हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है एंडोसाइटोसिस क्या है, या एक्सोसाइटोसिस क्या है, या फेगोसाइटोसिस क्या है। डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करें। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार से डायग्राम बनाना है, डायग्राम की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। यदि स्टूडेंट आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आगे चलकर अगर आप लोग सीएसआर नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ये बेसिक्स है आपका। अगर इसको आपने कवर कर लिया तो आगे जो बड़े बड़े टॉपिक रहते हैं, जो हार्ड टॉपिक रहते हैं, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं स्टूडेंट कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। बड़े मॉलिक्यूल्स यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छिद्रों के द्वारा, जो पोर में से या फिर डिफ्यूजन के द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर आगमन नहीं हो सकता। यानी कि सेल के अंदर भी या सेल के बाहर जाने की जो प्रक्रिया है लार्ज मॉलिक्यूल की नहीं हो पाती है। तो कोशिका द्वारा बड़े मॉलिक्यूल को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, तथा इनके कोशिका से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो है एक्सोसाइटोसिस। यानी कि एंडोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है उसमें कोई लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर प्रवेश करता है, और जो एक्सोसाइटोसिस होता है उसमें कोई लार्ज मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाता है। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पिनोसाइटोसिस तथा फेगोसाइटोसिस द्वारा एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि पिनोसाइटोसिस क्या होता है। सेल ड्रिंकिंग या जिसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये टॉपिक पूछा गया है पिनोसाइटोसिस, तो इसको हम डायग्राम की मदद से बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होकर के तरल पदार्थों के ग्रहण करने की क्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर जो पदार्थ है वो तरल पदार्थ है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम इसका जो विवरण है वो लेविस ने 1931 में दिया था। मास्ट एवं डोयल ने 1934 में इसकी पुष्टि की थी। हाई मोलिकुलर वेट वाले पदार्थ जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है तथा कुछ आयंस का अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया का अध्ययन व्हाइट ब्लड जो कार्पसेल्स होती हैं, या लीवर सेल्स होती हैं, या किडनी की जो सेल्स होती हैं, और इंटेस्टाइन म्यूकोसा की कोशिकाओं में किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि पिनोसाइटोसिस होता क्या है। अभी मैं इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। पिनोसाइटोसिस के मैकेनिज्म थ्योरी के अंदर आप लोग और भी लिखेंगे स्टूडेंट। कोशिका के बाह्य माध्यम में उपस्थित प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर लगे स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। इन स्थानों पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अंतर्वलित यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड होकर के एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे। ये हमारे अमाइनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स है। राइट, ये मॉलिक्यूल अब साइटोप्लाज्म के अंदर आने के लिए सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर इकट्ठा हो जाती है और एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ जाती हैं। इसके बाद हमने देखा कि ये जो है अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद ये जो है पिनोसाइटिक वेसाइकल का फॉर्मेशन करती है। तो यही यहाँ पर थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया गया है। पिनोसाइटिक वेसाइकल का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होकर के साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है पिनोसोम। राइट, ये कोशिका द्रव में लाइसोसोम से जुड़ करके सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद पिनोसोम होता है ये लाइसोसोम के साथ मिलकर के सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइट, जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, अब लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सब इन पदार्थों का डाइजेशन कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं, और पचे हुए पदार्थ को कोशिका द्रव में मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने डायग्राम की मदद से देखा कि कैसे जो है पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए रिसेप्टर मीडिएटेड पिनोसाइटोसिस और स्पेसिफिक एंडोसाइटोसिस। ये क्या होता है? इस विधि द्वारा विशेष कोशिकाएं कुछ विशेष पदार्थ जैसे फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल है, योक है, स्टीरॉयड है, हार्मोन होता है, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स या ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इंसुलिन होता है, तथा लो डेंसिटी लिपिड्स जो होती हैं वो ग्रहण करती हैं।
इन पदार्थों को आवश्यकता अनुसार बहुत ही कम मात्रा में कोशिका द्वारा ग्रहण किया जाता है। बहुत सी प्राणी कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लार्ज मॉलिक्यूल की एंडोसाइटोसिस के लिए विशेष कोटेड पिट्स होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड यानी अंतर्वलन से लगातार बनते रहते हैं। इन वेसिकल्स का कोट प्रोटीन क्लेथरीन का बना होता है, राइट। क्लेथरीन एक लचीला पिंजरा या बास्केट बनाते हैं। इन विलेपित गर्तों में स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं और ये कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले पदार्थों का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा पदार्थ अंदर एंटर करेगा, कौन सा नहीं करेगा, उसी का ये सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं। जब किसी एनिमल सेल को किसी विशेष पदार्थ के प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वह विशेष प्रकार के ग्राही प्रोटीन बनाती है। ये ग्राही प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर संगठित हो जाते हैं। इनसे विशेष पदार्थ के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तथा इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होने पर कोटेड वेसाइकल्स बन जाते हैं। इनके अंदर वही विशेष पदार्थ होता है जिसकी कोशिका को आवश्यकता होती है। अतः इस विधि द्वारा कोशिका के केवल सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही ग्रहण कर सकती है। साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचने पर इन विलेपित वेसिकल से क्लेथरीन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं जिससे कि वेसाइकल साधारण एंडोसोम में बदल जाते हैं। क्लेथरीन मॉलिक्यूल नए विलेपित वेसाइकल के फॉर्मेशन में भाग लेने लगते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की क्रियाविधि का डायग्राम है। इसकी मदद से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये जो आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे आपको रिसेप्टर भी दिखाई दे रहे होंगे और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कांटे की तरह स्ट्रक्चर, ये है क्लेथरीन, राइट। तो फाइनली अब यहाँ पर होता है क्या है कि ये वेसाइकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट। कोटेड वेसाइकल्स है और इसके चारों तरफ क्लेथरीन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद ये जो क्लेथरीन होता है ये सेपरेट हो जाता है और रीसाइक्लिंग के लिए दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है और अब ये सिंपली एंडोसोम कहलाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो स्पेशल मटेरियल होते हैं जिन्हें नीड होती है इस प्रकार से वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, राइट स्टूडेंट। अब हम देखते हैं फेगोसाइटोसिस क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, फेगोसाइटोसिस। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। इससे क्या होता है, सिंपली ठोस पदार्थों का डाइजेशन होता है। जो सॉलिड पदार्थ होते हैं उनका डाइजेशन होता है। तो कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ठोस पदार्थों के बड़े बड़े कणों का परिग्रहण करने की क्रिया को ही कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। प्रोटोजोआ, ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल तंत्र की मैक्रोफेज कोशिकाएं, लीवर की साइनोसाइट्स या कैपिलरी की एंडोथेलियल कोशिकाएं इस विधि द्वारा पदार्थों का अंतर ग्रहण करते हैं। हाइपोफाइसिस तथा एड्रिनल ग्रंथियों की कोशिकाओं में भी यह विधि पाई जाती है। प्रोटोजोआ में फेगोसाइटोसिस के द्वारा पोषण होता है। मेटाजोआ में इसके द्वारा बाह्य जीवों को परिग्रहण करके नष्ट किया जाता है। अतः मेटाजोआ में ये जो प्रोसेस है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फेगोसाइटोसिस के जो स्टेप्स आते हैं इसमें सबसे पहला स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन। फेगोसाइटोसिस के अंतर्ग्रहण परिग्रहण करने वाले जो कण या सूक्ष्मजीवी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, नंबर 2 स्टेप, फेगोसाइटिक वेसाइकल और फूड कप का निर्माण। इस स्थान पर कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की ओर अंतर्वलन यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड होती है और दोनों ही सिरों से सीडोपोडिया बनने लगते हैं। इस प्रकार फेगोसाइटिक वेसाइकल या फूड कप बनता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब लास्ट जो स्टेप आता है वो है फेगोसोम। सीडोपोडिया के सिरों को जुड़ने से फूड वैक्यूल बनता है और इसे फेगोसोम कहते हैं। फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम से जुड़ करके फेगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। इनके द्वारा पदार्थों का पाचन हो जाता है। तो ये हमने कवर किया फेगोसाइटोसिस के बारे में। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है एक्सोसाइटोसिस या जिसे हम बोलते हैं सेल वॉमिटिंग। एग्जाम पेपर में इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट। स्रावी कोशिका का स्रावी पदार्थ कोशिका से बाहर आता है। जितनी भी सिक्रेटरी सेल्स होती हैं उनसे जो सिक्रेशन मटेरियल होता है वो सेल से बाहर आता है। पदार्थों के कोशिका से बाहर निकलने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एक्सोसाइटोसिस के जरिए जनरली जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसे सेल से बाहर निकाला जाता है। तो फेगोसाइटिक वैक्यूल या पिनोसाइटिक वैक्यूल से अपच पदार्थों को बाहर निकालना भी एक्सोसाइटोसिस होता है। यह 2 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1, स्रावी पदार्थ जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भीतरी सतह जो इनर सरफेस है उससे चिपक जाता है और फिर कोशिका से बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरा है जो सेक्रेटरी मटेरियल है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल से इकट्ठा हो जाता है तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पहुंचने के बाद इसका सांद्रण होता है और इस स्रावी पदार्थ को स्रावी वेसाइकल्स में पैक कर दिया जाता है और ये वेसाइकल्स गोल्जी काय से होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बढ़ते हैं और उससे जुड़ जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के घुलने से स्रावी पदार्थ कोशिका से बाहर आ जाते हैं, जिसका आप लोग सिंपली डायग्राम भी देख सकते हैं कैसे एक्सोसाइटोसिस की क्रिया हो जाती है, राइट। एक तरीके से जैसे एंडोसाइटोसिस है तो उसका रिवर्स ही एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 चैप्टर सेल सेल इंटरेक्शन।
तो स्टूडेंट, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।